मैं नहीं जानता मैं इस कहानी को कितना कह पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं एक ऐसी लड़की की कहानी कह सकूँ जिसे समाज का कोई वर्ग नहीं अपनाता। हाथों में गुड़िया लिए एक आदमी गुमनाम बस्ती की ओर चलता चला जा रहा था, जिसे देख एक लड़का बोला, अबे यहाँ क्या तुझे कोई बच्चे दिखाई देते हैं जो गुड़िया बेचने निकल पड़ा? अबे माल बेच माल, वही यहाँ बिकता है। साहब वही है, बस आप फरमाइश तो करो। क्या? हाँ हाँ साहब, मेरी गुड़िया गुड़िया नहीं, फुलझड़ियाँ हैं जो रातों की रानी है, दिलदारों की कहानी है, बस आप खरीदो तो सही। मैं अभी भी नहीं समझा। अरे साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, बस आप एक गुड़िया खरीदो तो, आपको जब मजा आएगा तब सब समझ आएगा। इतना सुनते ही लड़का सब समझ गया और एक गुड़िया खरीद ली। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे एक औरत मिली जो उससे बोली, साहब उससे गुड़िया क्यों खरीदते हो, मुझे ले चलो। तुम कौन? मैं साहब एक ऐसी औरत हूँ जिसकी पहचान गाली है, जिसकी जरूरत सिर्फ एक वक्त की थाली है। हर रोज भूख के लिए लड़ती हूँ, खुद को बेच कर अपना पेट भरती हूँ। और साहब साहब अब देर मत करो इतना, अगर सुबह हो गई तो मुश्किल होगा बिकना। लड़की अपने रात का सौदा कर ही रही थी कि इतने में एक वर्दी वाले ने लड़की की ओर डंडा फेंका, जबकि लड़का उस लड़की का हाथ थामकर बड़ी तेजी से एक ओर भागा और उसे बचता बचाता गुमनाम गलियों से दूर ले आया, जहां पर वे और लड़की दोनों अकेले थे। वैसे तो किसी अजनबी के साथ रात गुजारना उस लड़की के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वह डरी थमी घबरा कर उससे बोली, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ से अकेली चली जाऊं। हाँ चली जाना, लेकिन सुबह अभी मेरे संग चलो। यह सुन लड़की भारी मन से मुस्कुराई और उसके घर जाने को तैयार हो गई, जहाँ शायद लड़का अकेला रहता था। घर पहुंचते ही लड़की चुपचाप कमरे के कोने में आकर खड़ी हो गई, जबकि लड़का कमरे का दरवाजा लगाने को उत्तेजित था। कमरे का दरवाजा लगते ही लड़की ने अपनी शराफत को अदा में बदल लिया और वही किया जिसकी ख्वाहिश एक लड़का बाजारू औरत से करता है। लेकिन ऐसा देख उस लड़के ने उसे रोका और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक गुड़िया और मैं उसका खरीदार, लेकिन आज मैं किसी के तन को नहीं बल्कि मन को छूना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुम अपने आप को बेचकर अपना पेट भरती हो, जबकि इंसान तो अपनी मर्जी का मालिक है। मर्जी का मालिक तो वो होता है साहब जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, जिसकी किस्मत में रोज नया मर्द हो, उसकी कैसी मर्जी और कौन मालिक, सब कहने वाली बातें हैं। ऐसा मत कहो, लोग तो दौलत के लालच में गलत रास्ता अपना ही लेते हैं। अगर तुमने अपनाया तो इसमें गलत क्या? नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैं इस धंधे में अपनी मर्जी से नहीं आई और ना ही मुझे दौलत की लालच थी। मैं तो बस औरों की तरह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनों का सहारा बनना चाहती थी, मुट्ठी भर रुपयों से दुनिया की खुशियां खरीदना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सपने और हकीकत में जमीन आसमां का अंतर है। नहीं तो मैं कभी उस नीच के झांसे में ना आती जिसने मुझे हर रात का बाजार बना दिया। मतलब साहब क्यों मेरे बारे में जानना चाहते हो, जबकि मैंने अपने आप को भुला दिया है। इतना कहकर एक बार फिर लड़की ने अपने आप को ढीला छोड़ा और उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। लेकिन इतने में लड़का फिर बोला, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे तन को नहीं मन को छूना है, तो मुझे बताओ बताओ तुम आखिर इस दलदल में कैसे पहुंची। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, अब तक बातों ही बातों में सुबह हो चुकी थी और लड़की के पैरों की जूती अभी भी दरवाजे के बाहर थी, जिसे देख घर की मकान मालकिन दरवाजे पर आ धमकी और जोर जोर से लड़के को गुस्से में बुलाने लगी। घर में बाजारू औरत और दरवाजे पर घर की मालकिन की आवाज सुनकर लड़का थोड़ा घबरा गया और दरवाजा खोलते ही बोला, क्या हुआ मालकिन? क्या हुआ ये मत पूछ, तू ये लड़की कहाँ से लाया है, ये बता। लड़की? हाँ हाँ लड़की, जिसकी ये जूती है। जूती देख लड़के की घबराहट बढ़ गई, इसलिए वह हड़बड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोला, वो जूती मेरी बीवी की है। दरअसल कल वो रात देर से आई ना, इसलिए इसलिए जूती बाहर ही रह गई। अच्छा, लेकिन तूने तो कहा था तेरी शादी नहीं हुई। नहीं नहीं हुई है ना, शहर की लड़की से नहीं हुई है ऐसा कहा था। लड़के के हाव भाव ने घर की मालकिन को संदेह में डाल दिया था, लेकिन संदेह हमेशा सच नहीं होता, इसलिए उन्होंने खुद ही सब कुछ जानने की इच्छा से उसकी बातों पर यकीन कर लिया और वहां से चली गई। लेकिन दूसरी तरफ लड़की लड़के से बोली, अच्छा साहब मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती, नहीं तो मकान मालकिन को शक होगा। तो मैं क्या करूं, जिसके लिए आई थी वो तो हुआ नहीं, जबकि पूरी रात मैं आपके साथ रही। देखो मेरा भी काम धंधा है जो मेरा पेट भरता है। इस पर लड़का लड़की को टोकते हुए बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं तुम्हें रोज का हिसाब दूंगा, बस कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी बनकर रह लो। इतना सुनकर लड़की सोच में पड़ गई, लेकिन फिर भी उसका पत्नी बनकर रहने को तैयार हो गई। उस दिन से हर रोज रात को बिकने वाली लड़की लड़के का घर संभालती और रात को उसके लिए सज संवर कर तैयार हो जाती, लेकिन लड़का उसे एक रोज न छूता। लड़के की ये हरकतें उसके साफ सुथरे छवि की पहचान थी, लेकिन लड़की क्या करे,
क्या सोची ऐसे के बारे में जो रंगीन गलियों का खरीदार था। तो एक दिन वह हिम्मत करके उससे बोली, साहब अगर आप मुझे इस तरह बिना किसी काम के रुपए देंगे तो मैं 1 रुपए ना लूंगी, भले आप मुझे घर से निकाल दो या माल की नाप को निकाल दे। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। तो साहब मुझे यूं मुफ्त के रुपए ना दो, मुझे ये भीख जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है यहाँ मैं अपने तन को नहीं अपने ज़मीर का सौदा करती हूँ, जो मुझे गंवारा नहीं। ठीक है, हम तुम्हारे ज़मीर को नहीं खरीदेंगे, बस हमें एक बात सच सच बताओ, कोई छुपाना नहीं। क्या कभी तुमने किसी से प्रेम किया है? साहब ये प्रेम इस दुनिया में शरीफों का शौक है, हम जैसों का नहीं। और आखिर हमसे कौन प्रेम करेगा, जो हर रोज बेआबरू हो जाती है, वो भी चंद रुपयों के लिए। अरे हम तो साहब गाली हैं गाली, जो किसी के दामन में लग जाए तो उसे गंदा कर दें। तो ठीक है, तो मेरे दामन लग जाओ। क्या? लड़की आश्चर्य से बोली, अरे घबराओ मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। कुछ दिन मेरे संग रह लो तो चली जाना। और बात रही रुपयों की, तो वो घर संभालने के बदले दे रहा हूँ, वो रख लो। तन को बेचकर रुपए कमाने वाली अगर काम के बदले रुपए पाए तो हो सकता है उसे वह दया की भीख लगे। लेकिन यहाँ पर लड़के की नीयत साफ थी, जिसे लड़की ने परख लिया, और शायद इसीलिए वह एक शब्द न बोली। अगली सुबह लड़का किसी काम को लेकर घर से जल्दी निकल गया तो मौका पाकर घर की मालकिन लड़के को ढूंढते आई और लड़के के संग बैठ गई। शायद इसलिए क्योंकि आज वह उससे कुछ सच सच जानना चाहती थी। इसलिए लड़की थोड़ा असहजता से बोली, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को ला दूं। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, जब तक तेरा वो आता है तब तक तू मेरे पास आकर बैठ और अपने बारे में बता। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? कुछ भी जो तू छिपा रही है। नहीं नहीं, मैं क्या छिपाऊंगी और क्यों छिपाऊंगी? लड़की थोड़ा थमस कर बोली, चल छोड़, ये बता तू पेट से है क्या? यह सुन लड़की असमंजस में पड़ गई और मन ही मन बोली, ये पूछ रही है या कोई शक मिटा रही है? क्या जवाब दूं? कहाँ खो गई, कुछ बोलेगी? इस पर लड़की हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ पेट से हूँ। अच्छा, मैं सोच ही रही थी यही बात होगी, तभी वो तुझे गांव से शहर ले आया। यह सुनकर लड़की फिर बड़बड़ाई, ये मैंने क्या कह दिया? बिना सोचे समझे एक और झूठ। इतने में लड़का घर लौट आया, जबकि मालकिन उसके आते ही कमरे से बाहर निकल गई। मालकिन को यूं जाते देख लड़के को संदेह हुआ, इसलिए उसने लड़की को तुरंत चेताया कि वह उससे ज़्यादा ना बोले, वह बहुत शातिर है। तो लड़की ने उससे हुई अपनी गलती को स्वीकारा कि वह एक झूठ बोल चुकी है, लेकिन जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में। जिसे सुनकर लड़का आग बबूला हो गया और उसे कस के झिंझोर कर बोला, तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या, जो तुम कुछ भी बोल गई? अरे कल को अगर वो कुछ और पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? लड़के का गुस्सा करना जायज़ था, इसलिए लड़की एक शब्द न बोली बल्कि सुनते गई, जैसे वो कोई गैर नहीं अपना हो। लेकिन बातों ही बातों में जब एक बार फिर उसने उसे तेजी से झिंझोरा तो अचानक उसका ध्यान लड़के के तन पर गया, जो पूरी तरह से गीला था और पानी की बूंदें टप टप उसके पैरों तले टपक रही थी। जिसे देख वो एकदम शांत हो गया और फिर बोला, तुम्हारा बदन क्यों गीला है? इस पर लड़की थोड़ी दबी आवाज में बोली, वो सुबह नहाई थी ना, इसलिए। हाँ लेकिन बदन पूरे दिन गीला थोड़ी रहेगा, वो मेरे पास कपड़े नहीं। क्या? मतलब मेरे पास एक ही कपड़ा है जो मैंने धोए और फिर तुरंत पहन लिए, सुखाती कैसे, इसलिए बदन गीला है। यह सुन लड़के ने झट से उसे जहाँ तहाँ छुआ और बोला, माफ़ करना, मैं तुम्हारे बारे में एकदम ही भूल गया, अब चलो मेरे संग, बाजार से कुछ कपड़े ले दूँ। इसके बाद लड़का लड़की को एक कपड़े के शोरूम में ले गया, जहाँ लड़की अपने पसंद के कपड़े को निहारती फिर उसे पहन कर दिखाती जैसे वो उसका कोई हो। लेकिन लड़का इससे तंग आ गया, इसलिए उससे बिना पूछे ही कुछ कपड़े खरीद लिए और घर लौटने लगा। रास्ते भर साथ चलते चलते लड़की ने लड़के को परेशान पाया तो वह उससे बोली, माफ़ करना साहब, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, पहली बार किसी ने कपड़े उतारने के बजाय पहनाए हैं, इसलिए आपकी दया में अपनापन ढूंढ बैठी। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं उसके लिए परेशान नहीं। तो फिर आप क्यों परेशान हो? वो मैं थोड़ा तुम्हारी झूठ को लेकर परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा मालकिन से क्या कहूँगा। अगर उसने कुछ और पूछा? कोई बात नहीं साहब, मैंने झूठ बोला है तो मैं ही भरपाई करूँगी। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं देख लूँगा। इसके बाद लड़की एकदम चुप हो गई और फिर दोनों घर लौट आए। घर आते ही लड़की एक घरेलू औरत की तरह घर के काम में लग गई, जबकि लड़का काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलकर जब वह गलियों में यूं ही घूम रहा था तो उसे उसका एक दोस्त मिला, जिसने उसे देखते ही बुलाया और बोला, अबे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, गांव से तू बहू ले आया है, लेकिन तेरी शादी कब हुई? तुझसे किसने कहा? लड़का आश्चर्य से बोला, मुझसे क्या, सबसे तेरी मालकिन कह रही है। बल्कि कह क्या, पूछ रही है। नहीं हुई शादी,
लेकिन यार मैं फंस गया हूँ। क्यों? क्या हुआ? बता मुझे। इसके बाद लड़के ने बिना रुके अपने दोस्त को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वह बोला, ओ रंगीन दुनिया के हीरो, जहाँ से तू उस लड़की को लेकर आया है उसे वहीं छोड़ा, नहीं तो अगर किसी को पता चला तो मोहल्ले वाले उससे पहले तुझे कूटेंगे। अब बात रही उस लड़की की, तो उसके चाहने वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। न सुनते ही लड़का घबरा गया और बोला, तो मैं क्या करूं? क्या करूं क्या? जाकर उसे वहीं छोड़ा जहां से लेकर आया है। लेकिन मालकिन, उसका क्या? अबे छोड़ उसे, ज़्यादा बोलेगी तो वो अपने रास्ते तू अपने रास्ते। इसके बाद लड़का एक शब्द न बोला और तुरंत घर जाकर लड़की से बोला, रात को तैयार रहना, हम कहीं जाएंगे। कहाँ? लड़की मुस्कुराकर बोली, वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा। लड़की लड़के के मन की बात जान तो नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि शायद वह कहीं उसे घुमाने ले जाएगा, इसलिए शाम होते ही वह सज सवर कर तैयार हो गई। जबकि लड़का देर रात होने का इंतजार करने लगा और मौका मिलते ही एक बाइक निकाल लाया, जिस पर वह लड़की चुपचाप बैठ गई और लड़का बाइक दौड़ाने लगा। लेकिन जब कुछ घंटे बीत गए तो लड़की को बेचैनी होने लगी कि आखिर वह इतनी रात गई कहाँ ले जा रहा है। उसने सोचा कि एक बार वह पूछ ले, लेकिन रुक गई ये सोच कि शायद उसके मन में कुछ हो। जबकि कुछ ही देर बाद उसके सामने एक बार फिर रंगीन गलियां थी, जहाँ लड़का बाइक घुमाता जा रहा था और एक एक पुरानी यादें लड़की के सामने थी, जिसे वह सिर्फ देखते जा रही थी और देखते गई। तभी अचानक लड़के ने बाइक रोकी और इशारे से उसे उतरने को कहा, जिसके बाद वह बाइक से उतर गई, लेकिन एक शब्द न बोली। जबकि लड़के ने बिना कुछ कहे बाइक घुमाई शुरू की और वहाँ से चलता बना। इस तरह लड़का लड़की को एक बार फिर वहीं छोड़ गया जहाँ कभी उसका बसेरा था। लेकिन तब और आज में अंतर था कि आज वह बाजार की रौनक नहीं बल्कि किसी की दौलत जान पड़ती थी। उसके आंखों के काजल, होंठों की लाली, कानों की बाली उसे इज्जत अदा कर रही थी। लेकिन अफसोस कि वह बाजारू ना होती तो आज इसका विमान सदा के लिए रह जाता, यूं पल भर में घटकर बाजारू ना होता। लड़के को कुछ देर यूं ही तकते तकते वह सोच में पड़ गई, काश ये सब सपना होता और वो सपनों में दिखने वाला राजकुमार तो आज दर्द भी कहीं ठहर जाती, यूं मेरा मजाक न उड़ाती। इतने में हट्टा कट्टा आदमी लड़की के पास आकर बोला, क्यों, कहाँ थी इतने दिन, दिखी नहीं गलियों में? किसी के संग गई थी, लड़की बेमन से बोली। किसके संग? तुझे इससे मतलब? अच्छा ठीक है, मेरा हिस्सा निकाल। वो नहीं है। क्यों? भूल गई लेना। इतना सुनते ही आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और झटके से उसके बदन के कपड़े खींच कर बोला, देख, ये जो कपड़े के अंदर माल है ना, उसे मैंने खरीदा है, उसकी कीमत चुकाई है। अगर आगे से बिना रुपए लिए कहीं से लौटी तो इसे कौड़ियों के भाव बेच दूंगा। और वहां से चलता बना। जबकि इतना सुनकर भी लड़की एक शब्द न बोली और वैसे ही खड़ी रही। लड़की को वहां खड़े खड़े घंटों बीत गए तो लड़का एक बार फिर उसे ढूंढता वहां आया और मुट्ठी भर रुपयों को उसे देते हुए बोला, वो मैं तुम्हारे रुपए देना भूल गया था, लो रख लो। यह सुन लड़की उसकी ओर बेमन से देखी और बोली, कोई बात नहीं साहब, रख लो। जिसकी कीमत आप मुझे देने आए हो उसकी तो कीमत ही नहीं होती, वो तो किस्मत वालों को मिलती है, जो आपने मुझ जैसे बेइज्जत को दिया। क्या? कुछ नहीं साहब, आप बस रुपए रख लो। इतना कहकर लड़की आगे बढ़ी, जबकि लड़का उसे देखता रह गया और उसकी नाराजगी को लेकर असमंजस में पड़ गया कि इतने में एक औरत उससे बोली, क्या हुआ साहब, वो नहीं जाती तो मैं चलूं? नहीं नहीं, मैं उसे चलने के लिए नहीं कह रहा, वो कुछ दिन मेरे संग रही ना, उसी के रुपए देने आया था, लेकिन वो लेती ही नहीं। क्या रुपए लेगी साहब? अभी तो एक मुफ्तखोर ने उसकी बहुत बेइज्जती की, उसके कपड़े नोच डाले। किसने और क्यों? लड़का बोला, साहब आप क्या जानो, हम भले यहाँ आज़ाद हों लेकिन फिर भी किसी के बंदिश हैं और एक तरह के गुलाम भी, इसलिए हमें हमारी कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ के मुफ्तखोरों को देना पड़ता है, और ना दें तो दुनिया भर की बेइज्जती। वही उसके संग हुआ। इस तरह वह औरत उसे एक एक बात बताने लगी, जबकि लड़का शर्म से पानी पानी होता गया और अंत में अपने घर लौट आया। लेकिन घर लौट करके भी उसे चैन न आया और पूरी रात वह उस लड़के के बारे में सोचता रहा। रातों की बातों ने लड़के को दिन में तारे दिखा दिए, इसलिए अपनी परवाह किए बिना लड़का एक बार फिर गुमनाम गलियों में चल पड़ा और उस लड़की को ढूंढने लगा। लेकिन रातों की जूनों दिन में कहाँ चमकती है जो वो लड़की उसे मिलती, इसलिए उसे दिन भर ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई और वह निराश ही लौटने लगा कि अचानक वही पिछली रात की औरत उसके पास आई, जिसे देख वह हड़बड़ा कर बोला, वो लड़की कहाँ गई? कौन साहब? वही जिसे मैं कल रात रुपए देने आया था, वो तो साहब सुबह से ही घर में पड़ी है। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं साहब, वही जिसके हम अब आदी हैं। मतलब? साफ साफ कहो। साहब कल देर रात वो एक आदमी के संग गई थी,
जो कह के तो अकेला ले गया था, लेकिन निकले कई। फिर क्या था साहब, सब ने मिलकर पूरी रात उसे नोचा और सुबह यहाँ फेंक गए। यह सुनकर लड़का थोड़ा थम सा गया और गुस्से में बोला, तो क्या तुम सब ने किसी वर्दी वाले को नहीं कहा? यह सुनकर लड़की हल्के मन से मुस्कुराई और बोली, साहब ये वर्दी वाले इज्जतदारों के रक्षक होते हैं, हमारे नहीं। आखिर हम शिकायत करें भी तो किस चीज़ की करें, जो हम अपनी मर्जी से बेचते हैं उसकी। इतना सुन लड़का एक शब्द न बोल पाया, जबकि औरत ने उसका मन पढ़ लिया और सीधा उस लड़की के पास ले गई जो एक टूटे से घर में बेसुध पड़ी थी। उसकी दीन हालत देखकर लड़के के होश उड़ गए, लेकिन करता क्या सिवाय अफसोस के। इसलिए उसने उस औरत की मदद से लड़की को आहिस्ते से उठाया और अपने घर ले आया, जहाँ उसने उसकी तन मन से खूब सेवा की, जितनी शायद कोई अपना न करता। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे और लड़के को लड़की अच्छी लगने लगी। वह कभी कभी सोचने लगता, आखिर लड़की में क्या बुराई है, क्या मैं इससे शादी कर लूँ? लेकिन फिर एकदम खुद से कहता, ओ बेवकूफ़, बुराई? इसमें बुराई ही बुराई है। ज़रा सोच ना जाने कितनों के संग सोई होगी है, कितने यार होंगे इसके। अगर इसे से गिनाने बैठूं तो शायद बता भी ना पाए। और ऐसी लड़की को तू अपनाना चाहता है? अरे खुद की नहीं तो घर वालों की सोच। इन्हीं बातों ने लड़के के विचारों को झंझोड़ दिया और लड़की देखते ही देखते स्वस्थ होने लगी। एक दिन जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तो लड़के से बोली, आप मुझे वापस वहीं छोड़ दो जहाँ मेरी ज़िंदगी है। बाकी जो भी आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर भी कह ना पाया और अगले ही दिन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर एक बार फिर निकल पड़ा वही गुमनाम गलियों में। बाइक पर बैठी गुमसुम वह लड़की अपनी मंजिल का इंतजार कर रही थी, जबकि लड़का उसके कुछ कहने का। लेकिन फिर अचानक लड़के ने उसकी बाइक रोकी और उसका हाथ थाम कर एक बिल्डिंग के छोर ले आया, जहाँ सभी कोर्ट में नजर आते थे। ये सब शायद लड़के के लिए नया नज़ारा था, इसलिए वे कुछ समझ न पाई और अपने चारों ओर किसी अनजान के भांति नजरें घुमाने लगी। तभी अचानक एक रजिस्ट्रार ने उन्हें बुलाया और उनके सामने एक मोटी गहरे पीले पन्ने की फाइल रख दी, जिसे देख वे अनजान ही लड़के से बोली, ये क्या है साहब? तुम्हारी आज़ादी? मेरी आज़ादी? वो कैसे? पूछो मत, बस मुझ पर विश्वास करो, इन पर साइन कर दो। इतना सुनते ही लड़की थोड़ा असमंजस में पड़ गई, क्योंकि ये कह देना तो सरल था लेकिन स्वीकार कर पाना कई गुना मुश्किल। लेकिन फिर भी उसने साइन किया, जिसके ठीक बगल में लड़के ने भी। यह देख लड़की आश्चर्य में पड़ गई कि इतने में काले कोट पहने हुए रजिस्ट्रार बोला, मिस्टर समाज एंड मिस न्याया, विटनेस के साइन हो चुके हैं, आप दोनों ने भी साइन कर दिए। अब आज से आप दोनों कानूनन पति पत्नी हुए, आपका व्यवहारिक जीवन सफल हो। ये शब्द जितना लड़की के लिए स्वाभाविक था उतना ही अजीब, इसलिए वे लड़के के एहसान तले दबकर बोली, मुझे अपना कर आपको क्या मिलेगा? बहुत कुछ, बस तुम और कुछ न पूछो। नहीं नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे। जो मैं कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। इतना कहकर लड़के ने लड़की को सहलाया और अपनी बाहों में समेट लिया, जबकि लड़की अभी भी संकोच में थी, लेकिन फिर भी वह आहिस्ते आहिस्ते उससे लिपट गई। यहाँ समाज का न्याय को अपनाना प्रेम था या कोई दया, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन क्या समाज के परिवार वाले न्याय को अपना पाएंगे? ये एक चुनौती, जिसके बाद न्याय को पत्नी बनाकर समाज अपने घर ले आया, अपने गांव ले आया और उसकी गाली होने की बात सबसे छुपाई। घर में बिना किसी को बताए समाज का एक अनजान लड़की से शादी करना किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन क्योंकि न्याया बहुत ही सुंदर, सुशील व शांत स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वह सभी के मन को भाने लगी, विशेषकर समाज के माता पिता को, जिनकी वह दिन रात सेवा करती और उनके खाने पीने दिनचर्या का खास ख्याल रखती। बाकी बुराई करने वाले कुछ गांव के लोग थे, लेकिन वह भी धीरे धीरे उसका आचरण देखकर उसके जैसा बनने की अपनी बहुओं को शिक्षा देने लगे। उसके विनम्र आचरण का ढिंढोरा पीटने लगे कि काश उसके जैसी लड़की भी उनके घर बहू बनकर आती। इस तरह बाजार की रौनक न्याय समाज के घर की इज्जत बन गई। देखते ही देखते गांव की बहू बेटी कहलाने लगी, जबकि उसकी पहचान अभी भी उसके साथ थी। इस तरह न्याय और समाज की शादी को पूरे 1 वर्ष बीत गए। वह गर्भवती भी हुई और गाली शब्द धीरे धीरे उसके दामन से हटने लगा। लेकिन न्याया के इन नाजुक दिनों में समाज का मन शहर की ओर बढ़ा और एक दिन उसने शहर जाने का मन बना लिया। न्याय के नज़रों में समाज का मान कई गुना था। वह कभी उसके निर्णय का विरोध न करती, इसलिए उसने उसे रोका नहीं और एक बार फिर वह शहर की ओर निकल पड़ा। समाज के घर में न्याय के लिए अब कोई पराया नहीं था, इसलिए वह बेफिक्र सबके साथ घुल मिलकर रहने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई
जो शायद न्याया को जानता था, जो उसकी असली पहचान से परिचित भी था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि समाज का चचेरा भाई था, जो कुछ महीनों के लिए उसके घर आया। वैसे तो उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था, लेकिन नशे के लिए रुपए कम पड़ जाएं या रोटी के लिए मोहताज हो तो कहीं भी ठिकाना ढूंढ ही लेता। लेकिन इन दिनों उसकी नज़र सिर्फ न्याया पर थी। वह बैठा बैठा उसे निहारता और एक ही बात सोचता कि शायद इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, याद नहीं आ रहा। इस तरह वह रोज बैठे बैठे न्याय को लेकर सोचने लगा, लेकिन कुछ याद न कर पाया। तो थक हार कर उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उस पर गलत निगाहें डालने लगा। लेकिन एक दिन जब वह उसे छिपकर पैरों से ऊपर तक निहार रहा था, तो उसका ध्यान उसके कमर के तिल पर गया, जो शायद कभी उसके आकर्षण का केंद्र रहा होगा और आज भी, जिसे देख वह थोड़ा तेजी से बड़बड़ाया, अबे याद आया, ये तो अपनी माल है, ये यहाँ कैसे? कि इतने में न्याय ने उसे झटके से देखा और झट से घूंघट करके बोली, कुछ चाहिए तो कहिए, ला दूं? न्याय की आवाज़ सुनकर आदमी हड़बड़ा गया और चुपचाप मुंह फेरता वहां से चलता बना। लेकिन थोड़ी ही दूरी चलकर वह आदमी मन ही मन फिर बड़बड़ाया, अरे यार, ये कैसी यादगाश है मेरी, इतने दिन से देख रहा हूँ कुछ याद नहीं, और एक दिल ने कमाल कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब मजा आएगा। उस दिन की रात वह आदमी मौके की फिराक में था कि कब सब अपने अपने कमरे में जाएं और वो चोरी छिपे उससे मिले। कि फिर मौका मिलते ही वह न्याय के कमरे में घुस गया और उसे पीछे से दबोच कर बोला, अरे मेरी माल, अच्छा धंधा जमाया तूने, बोल यहाँ कैसे? यह सुन न्याय घबरा गई, लेकिन फिर भी अपने आप को उससे छुड़ाते हुए बोली, खबरदार जो तुमने मुझे छुआ, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। अच्छा, शोर मचाएगी तू? मचा शोर, बुला सबको, बता तेरा आशिक, नहीं नहीं, तेरा पुराना ग्राहक आया है। मतलब? देख, मतलब तू जानती है कि मैं कौन हूँ और तू क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा। अब बस मतलब ये निकाल कि मुझे क्या चाहिए। देखो, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। हाँ, अच्छा, तो तू कौन है, जरा बता, या मैं बताऊं सबको कि तेरा असली ठिकाना कहाँ है, तेरी खरीदार कौन कौन थे? यह सुन न्याय थोड़ा सोच में पड़ गई और घबरा कर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? मुट्ठी भर रुपए, वो नहीं मिल सकते। तुझसे कौन मांग रहा है, तू बस जुगाड़ कर, मैं अगले दिन मिलता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अगले दिन सुनूंगा, रुपए मिलने के बाद। इतना कहकर वह आदमी तुरंत वहां से दबे पांव चलता बना, जबकि न्याय सोच में पड़ गई। उस आदमी ने न्याय को पूरे एक दिन दिए थे अपनी पहचान को अनजान रखने की कीमत चुकाने को, जिसमें न्याय फेल हो गई, जबकि वह आदमी अपनी बची खुची शंका मिटाने में पास। इसलिए अगली रात होते ही वह आदमी एक बार फिर न्याय के पास छुपते छुपाते आया और अपनी कीमत मांगने लगा। लेकिन लाचार न्याय क्या करती सिवाय अपना दुखड़ा सुनाने को। तो वह उससे बोली, देखो, इस घर में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, और कुछ थोड़ा बहुत है भी तो सिर्फ गुजारा, जिसे तुम शायद खुद न दो। इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं जो कहता हूँ वो ला कर दे, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे बदनाम करने में। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर न्याय निराश हो गई और जाने लगी कि वह आदमी उसे रोकता हुआ फिर बोला, सुन, अगर तू चाहे तो एक और तरीका है। क्या है? न्याय हड़बड़ा कर बोली, लेकिन मुश्किल होगा। कुछ भी हो, तुम बस कहो, मैं मना नहीं करूंगी। तो ठीक है, कल जरा सज सवर के तैयार हो जाना, हम एक सेठ के पास चलेंगे। अगर तूने उसे खुश कर दिया तो वो हमें माला माल कर देगा। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की अमानत हूँ और मेरे पेट में उनका बच्चा है। अरे छोड़, ऐसे बच्चे हम रोज तुझे दे देंगे। यह सुनने आया आग बबूला हो गई और बड़ी तेजी से उसके गालों पर एक जोरदार चांटा चढ़ दिया, जिसकी गूंज ने घर की सारी बत्ती जला दी और उसकी सास दौड़ते दौड़ते सीधा उसके कमरे में आ पहुंची, जहां वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जिन्हें देख वह बोली, क्या हुआ न्याया, ये आवाज कैसी? इनसे पूछो माँ जी। न्याय ने उस आदमी की ओर आंखें तिरछी करके बोली, तू बता, क्या बात है, तू ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ नहीं माई, तेरी बहू का राज जान गया हूं, इसलिए उसने मुझे चांटा चढ़ दिया। राज? कैसा राज? कह, क्या बात है? माई, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बताता हूँ। तेरी बहू एक गाली है, रंगीन गलियों में रोज बिकने वाली गाली, जिन्हें हम अपनी भाषा में वेश्या कहते हैं, और ना जाने क्या क्या जो मैं शायद कह ना पाऊँ। ए लड़के, अपनी जवान को लगाम दे, नहीं तो जवान खींच लूंगी। समाज की माँ क्रोध से बोली, हाँ खींच लेना, लेकिन पहले तुम इसके सारे कपड़े उतारो और मैं मुंह एक और करके इसके एक एक अंग को बताता हूँ, जो मुझे नहीं लगता जो तेरे बेटे के अलावा किसी और को इसकी झलक होनी चाहिए। जो मैं बता दूं, घर की बहू के लिए ऐसे शब्द बोलता है नीच,
निकल जा मेरे घर से, नहीं तो किसी वर्दी वाले से कहकर अंदर करा दूंगी। इतना कहकर माई ने उसे पीटते पीटते घर से बाहर कर दिया, जबकि आसपास के लोग भी उस पर हाथ साफ करने लगे। हर कोई अपने अपने हिसाब से उसे पीटने लगा, लेकिन उस आदमी की इतनी बुरी पिटाई देख न्याया को रहा ना गया। इसलिए वह बोली, मत पीटिए इसे, ये सही कहता है, मैं गाली हूँ, गाली हूँ मैं। तू गाली है? अरे जानती भी है गाली किसे कहते हैं? समाज की माँ आंखें न्याय की ओर करके गुस्से से बोली, हाँ जानती हूँ, चंद रुपयों में बिकने वाली औरत को कहते हैं गाली। औरत होकर के भी औरत का मान ना पा सके ऐसी औरत को कहते हैं गाली। अपनी इज्जत को बेचकर खाने वाली औरत कहलाती है गाली। जिसका कोई पुरुष सगा ना हो ऐसी औरत होती है गाली। जो शायद अपनी कोख से जाए न जन सके ऐसी औरत होती है गाली। लेकिन गाली भी तो इंसान होती है। इतना कहते कहते न्याय की आंखें नम हो गई, लेकिन इतना सुनते ही समाज की माँ उस औरत को छोड़ न्याय की ओर भागी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर करते हुए बोली, नीच, बदचलन, गद्दार, आंखों में धूल झोंकर आदर्शवादी बनती है। निकल जा मेरे घर से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं गाली हूँ लेकिन मेरा मन अभी भी पवित्र है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समाज और कोई नहीं, जिसका सबूत मेरे पेट में पल रहा इस घर का वारिस है। चल हट, किसी का पाप किसी और के मत्थे मरना चाहती है? तेरे पेट में मेरा कोई नहीं और ना ही इस घर में है। इतना कहकर समाज की माँ ने एक बार फिर न्याय को बाहर की ओर ढकेला और अंदर से गेट बंद कर लिया, जबकि पूरी रात वे असहाय घर के बाहर पड़ी रही। यह सोच कि माँ जी का मन उसके प्रति पिघलेगा और वह उसे माफ़ कर देंगी, लेकिन घंटों तक खड़ी रहने के बाद भी वहाँ पर किसी का दिल नहीं पिघला, बल्कि लोग चोरी छिपे न्याय के अलावा समाज और उसके परिवार वालों को भी बदनाम करने लगे। उनके बीच तरह तरह की बातें होने लगी। कई दिनों तक यूं ही पड़ी रहने के बाद भी जब कोई न्याय की खबर लेने न आया तो न्याय उसके घर से दूर एक जगह डेरा डालकर बैठ गई, जहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग रहते थे। उन्हें न्याय से हमदर्दी होने लगी थी, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि उसे यह गांव छोड़कर सीधा अपने पति के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इस समय वही तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं। यह बातें कह देना उन लोगों के लिए जितना सरल था, कर पाना उससे कई गुना मुश्किल। इसलिए न्याय ने समाज सेवी की बातों का विपरीत मतलब निकाला और वहाँ से दूर जाने का सोचने लगी, क्योंकि शायद वे अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को समाज से दूर करना नहीं चाहती थी और ना ही उसके परिवार के लिए बदनामी का रोड़ा बनना चाहती थी। इसलिए वह रात के अंधेरे में ही शहर की ओर चल पड़ी, समाज को उसकी दुनिया देके। जबकि संजोगवश समाज भी न्याय के बारे में सुनकर शहर से गांव की ओर निकल पड़ा था। जिसके ठीक एक दिन बाद जब समाज अपने घर पहुंचा तो उसे न्याय कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने सबसे पहले इसी बारे में अपने माता पिता से पूछा, न्याय कहाँ है? बदनाम गलियों की रौनक कहाँ होगी? वहीं गई जहाँ से तू उसे लेके आया था, माँ ने उत्तर दिया। लेकिन मैं पूछता हूँ, आपने उसे जाने क्यों दिया? आखिर इसमें उसका क्या दोष? यह सुन समाज की माँ गुस्से से आंखें लाल करके बोली, दोषी नहीं, बदचलन कह उसे, क्योंकि जिसको तू बहू बनाकर लाया था वह गाली थी, और गाली किसी एक की नहीं होती, उसके कई हकदार होते हैं, इसलिए वो अपनी जगह चली गई। ये कैसी बातें करती हो माँ? जिसकी तारीफ करते आपके मुंह नहीं थकते थे, आज उसके बारे में कुछ जानकर उसे बदचलन कहती हो? और ऐसी औरत औरत नहीं होती क्या? क्या एक शब्द उन्हें औरत जात से अलग कर देता है? हाँ, क्योंकि पेट सिर्फ खाने से नहीं भरता, बल्कि इज्जत के निवाले से भरता है, और वो वैसा निवाला नहीं। तो ठीक है, करो अपने मन की, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मेरे लिए न्याय दुनिया है और दुनिया ही न्याय। बेशरम, नीच, बदतमीज, आज उस बाजारू के लिए अपनों से लड़ता है। जा निकल जा, निकल जा मेरे घर से। हम रात की जुगनुओं से घर रोशन नहीं करने वाले, जो तेरी नासमझी को दिन का उजाला कह दे। इतना सुनते ही समाज निराश हो गया और बिना किसी से कुछ कहे शहर की ओर निकल पड़ा। गांव से शहर आकर समाज ने न्याय को सबसे पहले वहीं ढूंढा जहां उसके मिलने के सबसे ज़्यादा आसार थे, लेकिन अफसोस कि वह उसे कहीं नहीं मिली, जबकि उसे ढूंढते ढूंढते सारी सीमा उसने लांघ दी थी। फिर भी निराशा के अलावा उसके हाथ कुछ न लगा, जिसके बाद उसकी हालत दिन व दिन बिगड़ने लगी, क्योंकि उसे एक ही धुन सवार थी, न्याय, न्याय को ढूंढने की, जिससे वह लगभग हार ही चुका था। समाज की बिगड़ती हालत उसका न्याय के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था, जो कल्पनाओं या कहानियों में जायज लगता है, लेकिन वास्तविकताओं में नहीं। इसलिए उसके एक दोस्त ने उसे बहलाया, फुसलाया और समाज को अपने घर ले आया, जबकि वह उसकी एक न सुन रहा था। समाज की ऐसे पागलपंती उसके दोस्त से एक पल और बर्दाश्त न हुई, तो वह उससे गुस्से में बोला, अबे क्यों उसके लिए खुद को गवाता है? सोच सोच जरा, अगर उसे भी तेरी फिक्र होती तो क्या वो तुझसे जानबूझकर इतनी दूर रहती? यह सुनकर समाज आश्चर्य से बोला, क्या क्या कहा तूने? वो जानबूझकर मुझसे दूर है? लेकिन क्यों?
इसका जवाब एक दोस्त के नाते में देना ठीक नहीं समझता। नहीं मेरे भाई, बोल, तेरे शब्द ही मुझे रोशनी देगी। मैं तुझे कैसे कहूँ, वो कहीं और धंधा करने लगी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि शायद तेरी आंखों की रोशनी ने अंधेरे को देखना बंद कर दिया है, इसलिए अंधापन भी तुझे अंधेरा नजर आता है। अरे रुपयों की उसे इतनी ही हवस होती तो कौन सी दौलत लेने वो मेरे घर गई, मेरे संग रही। वो मैं नहीं जानता, मैं तो वही बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि झोपड़ियों की बस्ती में कुछ महीने पहले एक औरत आई है, जिसके साथ एक नवजात बच्चा है, जो रोज रात न जाने कितनों के साथ सोती है। लेकिन वो न्याया है, ये ज़रूरी तो नहीं। काश तू सही हो और मैं गलत, लेकिन मैं गलत हूँ ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि तेरी घर की मकान मालकिन उसे जानती है और न्याया को वो जानती थी। देख, मुझे यूँ शब्दों में ना उलझा, मुझे उसके पास ले चल। अगर धंधा ही उसकी ज़िंदगी है तो मैं फिर उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम विश्वास से है और विश्वास गैरों से नहीं। इस तरह समाज ने अपने दोस्त पर थोड़ा भरोसा किया और चल पड़ा उस धंधे वाली के पास, जो नगर के एक छोर पर एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। लेकिन झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर समाज ने अपने दोस्त को इशारा किया कि वह वहाँ से अकेला ही जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर वास्तव में वह न्याय है तो मैं उसके धंधे का रोड़ा बनूं। जिसके बाद उसका दोस्त एक ग्राहक की तरह उस लड़की के पास पहुंचा और हिचकिचाते हुए आवाज़ लाकर बोला, वो मिलेगा क्या? इतना सुन लड़की दौड़ी बाहर निकली और बोली, आहिस्ते बोलो, क्या चाहिए? भाई जो तुम बेचती हो। यह सुन लड़की थोड़ा इधर उधर देख कर बोली, देख लो, 200 हैं? हाँ हैं। तो चलो आ जाओ। लेकिन इस दौरान लड़की बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वह उससे बहाना लगाकर बोली, लेकिन 200 में थोड़े कम होंगे। कितने? यही 20 रुपए के लगभग। यह सुन लड़की अपने झोपड़े से बाहर निकली और थमस कर बोली, देखो ये 200 पूरे मेरे नहीं होते, इसके कई हिस्से होते हैं, कई हिस्सेदार होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी इतने ही हैं। जिसके बाद लड़की थोड़ा सोच में पड़ गई, जबकि समाज उसे देख पाए इसलिए वह समय काट रहा था। इस दौरान समाज ने लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा, क्योंकि उसका दोस्त लड़की के आड़े था। इसी बीच एक बूढ़ा समाज की हरकतें देखकर बोला, क्यों बेटा, उधर क्या देखता है? वह शरीफों का ठिकाना नहीं। नहीं, वो मेरा दोस्त वहाँ गया है, उसी को देख रहा हूँ। जाने दे उसे, तू वहाँ मत जाना। क्यों? समाज अनजान बनकर बोला, अरे वहाँ एक गलत लड़की रहती है, इसलिए कह रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। अच्छा, आप बता सकते हैं वो लड़की कब से यहाँ है? मैं इतना नहीं जानता, लेकिन इतना सुना है किसी की ब्याहता है। धंधा का काम शुरू से ही था, तो गांव वालों ने उसके परिवार सहित उसे घर से बाहर निकाल दिया। मर्द शायद बेवकूफ़ है, कहती है वह उसे ढूंढता होगा। बाकी हमने तो बेघर समझकर उसे सहारा दिया था, लेकिन बच्चे को जन्म देते ही उसने अपना धंधा जमा लिया। यह सुन समाज एक शब्द न बोला, बल्कि बूढ़े की एक एक बात को न्याय से जोड़ता गया, जो कहीं हद तक ठीक भी थी। इतने में समाज का दोस्त हाँफता हुआ उसके पास आया, उसे थोड़ा आगे बढ़कर चलने लगा। जिसे देख समाज बोला, क्या हुआ, तू हाँफता क्यों है? भाई तू भी चल, तेरी मालकिन ने मुझे पहचान लिया है। कमीनी कहती है, मैं समाज के सामने उसका पोल खोल दूंगा, उसका धंधा बंद करवा दूंगा। मुझे पीटने को दौड़ी तो मैं भाग निकला। यह सुन समाज मन ही मन बड़बड़ाया, मुझसे इतना क्यों डरती है? धंधे वाली तो थी ही, अब इसमें छिपा क्या? इतने में उसका दोस्त फिर बोला, क्या सोचता है समाज, वो न्यायी है ना? क्या तूने उसे देखा नहीं? देख लिया, सुन लिया, समझ भी गया, अब मुझे किसी न्याय की फिक्र नहीं। समाज दृढ़ निश्चय होकर बोला। यह सुन उसका दोस्त खुले मन से मुस्कुराया और उसके साथ साथ चलने लगा। इसके बाद दोनों ने पूरे दिन खूब मस्ती की, नशा किया। नशे में धुत होकर यूं ही आवारों की तरह राहों पर चलने लगे और चलते चलते रात हो गई। रात के अंधेरे में राहों पर कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता था। सभी दुकानें लगभग बंद ही थी। सरकारी बत्ती की रोशनी जमीन पर थी या आसमान पे समझ पाना थोड़ा मुश्किल था। तभी समाज के दोस्त की नज़र एक औरत पर गई, जो मुंह फेरे सड़क की ओर बेसुध पड़ी थी, जिसका शायद वही ठिकाना भी था। उसे देख वे वहीं ठहर गया और समाज को आगे बढ़ने दिया। नशे की हालत में धुत समाज कुछ समझ न पाया और लड़खड़ाता आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद किसी से मदद की गुहार थी। इसलिए वह दौड़ता हुआ शोर भागा और एक मददगार की तरह इधर उधर देखने लगा, तो देखा एक आदमी के एक औरत को जबरन घसीट रहा है, जबकि वह उससे हाथ छुड़ाना चाहती है। यह देख समाज एक पल कुछ समझ न पाया, लेकिन क्योंकि उस औरत की दीन हालत ने उसे आगाह कर दिया था कि उस आदमी की नीयत ठीक नहीं, इसलिए अंधेरे का सहारा लिए उस कायर को समाज ने एक और घसीटा और पीटते पीटते बेसुध कर दिया। जबकि मुंह छुपाए वे औरत अंधेरे की आड़ में दूसरी ओर खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ समाज अभी भी उस आदमी की हरकतें से अनजान उसका हाथ जकड़े यूं ही खड़ा था।
कि अचानक वह हाथ छुड़ाकर एक और भागा और सड़क की लाइटों से जा टकराया, जिससे लाइट दूसरी ओर मुड़ गई और सड़क के चारों ओर रोशनी ही रोशनी पड़ने लगी, जिसके बाद किसी को किसी के लिए पहचान पाना मुश्किल न रहा। और फिर समाज की नज़रों ने आदमी के साथ साथ उस औरत को भी पहचान लिया, जो अब तक अंधेरे की आड़ में अनजान थे। लेकिन उन दोनों को देखकर समाज की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी एक तरफ उसका दोस्त था, दूसरी तरफ न्याया, जिन्हें देख समाज आश्चर्य में पड़ गया और हीन भावना से दोनों की ओर देखने लगा। कि इतने में समाज का दोस्त आनंदित होकर बोला, अबे तू था, मुझे लगा कोई वर्दी वाला है, तभी तो मैं हाथ छुड़ाकर एक और भागा। चला जा, रात रंगीन कर लें। इतना कहकर समाज का दोस्त न्याया की ओर अनजान ही बढ़ा और उसे भी इशारा करने लगा। लेकिन नाराज समाज एक कदम न बढ़ा तो उसका दोस्त फिर बोला, अबे डरता है क्या, मैं हूं ना, ये यहीं कहीं अपने बच्चे को लिए भीख मांगती फिरती है, इससे क्या डरना। डर नहीं रहा, बस सोच रहा हूँ कि तू एक मजबूर औरत को और कितना मजबूर कर सकता है। देख, भाषण मत दे, मज़े लेना है तो ले, नहीं तो निकल यहाँ से। निकलूँ? हाँ, निकल जाऊँगा, लेकिन इससे पहले ये बता तूने झूठ क्यों बोला। झूठ? कैसा झूठ? वही झूठ जिसने मुझे न्याय से पल भर को दूर कर दिया, वो मेरी नहीं मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अबे वो कोई झूठ नहीं था जिसे लेकर तू फिर पगला रहा है। जा जाकर मिल ले उससे, वो वहीं कहीं खुद को औने पौने दामों पर बेच रही होगी। यह कहकर वह न्याय की ओर बढ़ा और उसे गलत तरीके से जहाँ तहाँ छूने लगा। लेकिन इस बार समाज से पहले न्याय धक्का देकर बोली, दूर हो जाओ, मैं तुमसे जितना लिया था उससे ज़्यादा तुम्हारे संग सो चुकी हूँ। अगर कुछ और घंटे चाहिए तो जेब ढीली करो। यह सुनकर समाजहीनता भरे स्वर में न्याय से भावुक होकर बोला, क्या न्याया, क्या तुम जानती हो तुमने क्या कहा? क्या तुमने इससे खुद को बेचा था? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे लिए दौलत ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ और वैसी ही रहूँगी, मुझे कोई नहीं बदल सकता। इतना कहकर न्याय एक और बढ़ गई। समाज देखता रह गया, लेकिन उसका दोस्त समझ गया कि उसका झूठ इतना बड़ा नहीं जितना न्याय का त्याग है, जो हाथ फैला सकती है लेकिन देह व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि वह समाज को कुछ समझाता वह वहाँ से निकल गया, जबकि न्याय अपना दर्द छुपाए एक और बैठ गई। दोनों को क्या समझाना है समाज का दोस्त कुछ समझ न पाया, लेकिन ये दोनों गलत नहीं थे वह जान गया। इसलिए वह दौड़ता उसके पास गया और बोला, देख समाज, वो जो कह रही है वो झूठ है, मेरा विश्वास कर। विश्वास? और वो भी तेरा? अबे तू तो उससे भी बड़ा झूठा है, तेरे से कैसा विश्वास। नहीं यार, एक मौका और दे दे। पिछली बार तेरे घर वालों की बातों में आकर मैं झूठ बोल गया था, लेकिन आज न्याय के झूठ ने मुझे विश्वास दिला दिया कि वह कितनी बड़ी त्याग की देवी है, जो सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि मेरे जैसे लोग शरीफ नहीं। तो क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू कुछ मत समझ, बस कल मेरे कहने पर मेरे संग चल, तू सब समझ जाएगा। मैं अब तेरे संग कहीं नहीं जाने वाला। नहीं भाई, इस बार मेरी बात मान ले, अगर मैं इस बार गलत निकला तो तेरे सामने कभी नहीं आऊँगा। यह सुन समाज थोड़ा ठहर गया और उसकी बात मान ली। अगले दिन ठीक पहले की तरह समाज उसका दोस्त उसी जगह आए और झाड़ियों के पीछे जा छिपे, जिसके एक और न्याया एक दीन बुजुर्ग महिला संग गोद में बच्चा लिए बैठी थी और आते जाते राहगीरों का इंतजार कर रही थी। समाज जो देख पाया वो इतना, ये शायद न्याय को ग्राहक का इंतजार है, इसलिए वह खड़े खड़े व्याकुल होने लगा। तो उसके दोस्त ने उसे फिर मनाया कि इतने में एक आदमी न्याय की ओर जाता दिखाई दिया, जिसे वह बोली, साहब सिर्फ 1 रुपया, साहब सिर्फ 1 रुपया। माई को दिखाई नहीं देता साहब, मेरा बच्चा दूध का भूखा है, आप देंगे तो आपको भी मिलेगा साहब, सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया साहब। चल चल आगे बढ़, राहगीर बोला। कि इतने में 2-3 और उसके पीछे से राहगीर चले, जिनसे वह फिर बोली, साहिब 1 रुपया साहिब, सिर्फ 1 रुपया। माई को दिखाई नहीं देता साहिब, मेरा बच्चा दूध का भूखा है, आप देंगे तो आपको भी मिलेगा साहिब, सिर्फ 1 रुपया। लेकिन इस बार एक आदमी ने तरस खाकर 1 रुपया न्याय की ओर फेंका, जिसके बाद उसका चेहरा खिल उठा। लेकिन न्याय की स्थिति समाज से देखी न गई और वह वहाँ भावुक होकर औरों में शामिल हो गया, जिसे वह अनजान ही फिर बोली, साहिब 1 रुपया साहिब, सिर्फ 1 रुपया। माई को दिखाई नहीं देता साहिब, मेरा बच्चा दूध का भूखा है, आप देंगे तो आपको भी मिलेगा साहिब, सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया साहिब। जिसके बाद एक बार फिर एक आदमी ने न्याय की ओर सिक्का उछाला, लेकिन दूसरी ओर न्याय की हालत देख समाज उससे गिड़गिड़ा कर बोला, न्याया क्यों मुझे ठुकरा कर अपना दोषी बनाती हो? मैं इतना तो बुरा नहीं कि तुम मुझे फिर अपना न सको। समाज की आवाज़ सुन न्याय थम सी गई और नज़र चुराने लगी, लेकिन फिर भी आंखें छुआ कर बोली, साहब मैं भी आपके संग रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, लेकिन जो इज्जत आप मुझे देना चाहते हैं वो इज्जतदारों का हक है, मेरे जैसों का अधिकार नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। अगर ये दुनिया तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती तो मैं किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे है, दुनिया से तुम नहीं। आप क्यों जिद करते हैं साहब?
मैंने इसी को अपनी किस्मत मान लिया है। मैं जिद नहीं कर रहा, अपना हक मांग रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, क्या मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं? अगर नहीं तो खाली हाथ लौट जाता हूँ। मैं समझ लूँगा कि मेरा प्रेम ही छोटा था, लेकिन समाज की भावुकता को भी न्याय ने नकार ही दिया। जबकि समाज ने अपना हाथ न्याय की ओर बढ़ाए रखा था, लेकिन फिर भी वह मोम की तरह न पिघली और समाज निराश होने लगा। धीरे धीरे अपने कदमों से बेमन दूर हटने लगा, जबकि न्याय अपने निर्णय पर निश्चय रही। लेकिन थोड़ी दूर चलकर समाज एक बार फिर आंखें नम करके तेजी से बोला, न्याया, न्याया, तुम मेरा साथ दो या मत दो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं भी तुम्हारी तरह ही कभी कहीं भटकता मिलूँ तो मुझे संभाल लेना, क्योंकि लोग मुझे अब पागल कहने लगे हैं और पागलों की कोई दुनिया नहीं होती, कोई दुनिया नहीं होती। यह सुन ना जाने क्यों न्याया बेचैन हो गई और अपनी नम आंखें पोंछ कर समाज की ओर दौड़ी। दुनिया की बनाई बेड़ियों को तोड़ समाज से लिपट गई, उसे गले लगा लिया। समाज भी भावुक होकर न्याय से लिपट गया। वे एक दूसरे से लिपट गए और दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। मैं नहीं जानता मैं इस कहानी को कितना कह पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं एक ऐसी लड़की की कहानी कह सकूँ जिसे समाज का कोई वर्ग नहीं अपनाता। अगर आपको सही लगे तो एक शेयर ज़रूर करें, जिससे हर न्याय जैसी लड़की को कोई समाज जैसा लड़का मिल सके।